हेलो स्टूडेंट, दिस इज अमलेश यादव, योर बायोलॉजी फैकल्टी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बड़े अच्छे होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और एग्जाम के टाइम में आप सब अच्छे से एग्जाम दे रहे होंगे। दोस्तों, कल क्लास 12वीं का मैथ और बायो का पेपर है। ठीक ऐसे में हम क्लास 12 के जो है बायो का लेके आया हूं यहाँ पे, ताकि आज जो होगा जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा बायोलॉजी का सारा कवर करेंगे, और बाकी का जो बचा हुआ है इसके अगले वाले वीडियो में यानी 1 या 2 घंटे में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप यहां से देख लीजिए और एग्जाम में जाके लिख दीजिए, काम आपका बन जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको, आज विज्ञान दिवस है, विज्ञान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम विज्ञान पढ़ाते भी हैं और कल विज्ञान का पेपर है। देखिए सहयोग कितना बढ़िया बन रहा है। ठीक, तो आप सब पढ़ा रहा हूं, पढ़िए, देखिए और समझिए और जाके एग्जाम में लिखिए, क्योंकि जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर हमने लिख लिया है। ठीक, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर क्या कह रहा है। सबसे पहला प्रश्न, जौ या गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? एक बार जरा क्वेश्चन पर नजर डालिए। 17 और 18 में पूछा गया है, यानी हो सकता है इस साल भी पूछ सकता है। ठीक, तो याद रखिएगा 17 दाने बनाने के लिए टोटल 125 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। ठीक, ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। दूसरा, आपको अपने पास सिस्टम लेके बैठना पड़ेगा, पेंसिल मार्कर वगैरह आपको बनाने का प्रयास करना पड़ेगा। क्या कह रहा है, परिपक्व पराग कोष की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। एक बार जरा देखिए, 15, 17, 18, 19, 23। ठीक, तो 24 में भी पूछ सकता है। ठीक, क्या कह रहा है, परिपक्व पराग कोष। अब परिपक्व पराग कोष क्या करेंगे, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, आप जरा ध्यान देंगे। कुछ इसकी संरचना इस तरीके से, एक बीच बीच में क्या करना है, डॉट डॉट कर देना है। बीच में जो डॉट डॉट होता है पोलन ग्रेन होता है। ठीक, यानी जो परागकण क्या होता है, परिपक्व हो गया होता है। और सबसे ऊपरी वाली परत को एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस के ऊपर क्या होता है, एंडोडर्मिस होता है, यानी ये बाह्य त्वचा हो गई थी, इसके अंदर वाली त्वचा हो गई, और ये परागकण हो गए। ठीक, ये देखिए स्टोमियम यानी जो खुला हुआ भाग होता है, यानी जब स्फुटन होता है, जब फूटता है तो जिस रास्ते परागकण निकलता है उसे क्या कहा जाता है, स्टोमियम कहा जाता है। और ये सारी चीजें हैं व्यवस्था। आप एक आध 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम में काम चल जाएगा, क्योंकि आएगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा, और बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भी आपको फिगर ही बनानी है। ठीक, देखिए फिगर बनाने से मत भागिए, फिगर बनाना पड़ेगा, क्योंकि जरूर नहीं है केवल आप लिख लिख के ही नंबर लीजिए, कभी बना के भी नंबर लीजिए, मजा आएगा। देखिए कह रहा है कि एक प्रारूप आवृत्त बीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट साफ सथुरा नामांकित चित्र बनाइए। देखिए एनसीईआरटी का जबरदस्त प्रश्न 15, 17, 18, 19, यानी 20, 21, 22, 23 में नहीं पूछा है तो 24 में पूछ सकता है। तो आपको करना क्या है, एक 2 बार प्रैक्टिस करना है। जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसे बोला जाता है चल आजा। देखिए खुद ही यहाँ पर लिख दिया है, चल आजा। ठीक, उसके बाद ये अंदर वाला भाग आएंगे, न्यूक्लियस है। उसके बाद क्या है, आउटर इंटेंजुमेंट है। ठीक, ये वाली परत। उसके बाद इसके अंदर वाली परत, ये जो दिखाई दे रही है, इनर इंटेंजुमेंट है। उसके बाद ये भी अंदर देखेंगे तो एंटीपोडल्स है। ये ऐसे व्यवस्थाएं हैं, आप इसमें एक एक करके क्या करिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक, चला जा। देखिए इधर भी ये वाला भाग भी चला जाए, ये वाला यानी जो पूरा ये हिस्सा दिखाई दे रहा है वो भाग क्या है, चला जाइए। ठीक है, तो आप एक आध 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तब वहां पे जाइएगा। अभी समय है आपके पास, 24 घंटे का टाइम है। 24 घंटा बहुत समय होता है, आप कुछ भी कर सकते हैं इतने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी क्या करना है, यहाँ पे फिगर ही बनाना है। देखिए हम जो महत्वपूर्ण फिगर है वो लेके आए हैं। एक बार क्वेश्चन पर निगाह डालिए, 19, 20, 23, 24 में पूछेगा जहां तक की आशा है। इसीलिए आप करना कुछ नहीं है कि जो आम का जो नामांकित चित्र होता है वही बनाना आपको। मानसक फल का एक नामांकित चित्र बनाइए। सबसे बाहर वाली भाग होती है एपिकार्प होती है, जिसे कहा जाता है बाहर का छिलका वगैरह, बा फल भित्ति। उसके बाद मीजोकार्प यानी इसे मध्य फल भित्ति कहोगे। ये सीड हो गया यानी बीज हो गया। एंडोकार्प मतलब मध्य फल भित्ति कहेंगे, अंत फल भित्ति कहेंगे इसे। ठीक, तो आप इसे देख लीजिए, एक आध 2 बार बना लीजिए, काम करेगा आपका ये। आगे देखिए, आगे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ गया। ठीक है ना, कह रहा है कि त्रिसंलयन क्या है, त्रिनिषेचन क्या है, अरे द्विनिषेचन क्या है, और त्रिसंलयन क्या है, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है,
त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, कह रहा है कि पराग नलिका से मुक्त दोनों नर युग्मक, जब दोनों नर युग्मक पहुंच जाते हैं वर्तिकाग्र पर और पराग नलिका में पहुंच जाते हैं तो वहां पर मुक्त होता है दो नर युग्मक। वही कह रहा है कि दो नर युग्मक केंद्रकों में से एक मादा केंद्रक से संयोजन करता है, दूसरा नर केंद्रक के भ्रूण कोश में स्थित द्वितीय केंद्र से क्या करता है, संयोजन करता है। द्वितीय केंद्रक में दो केंद्रक पहले से होते हैं तथा नर केंद्रक से संलयन के पश्चात केंद्रकों की संख्या 3 हो जाती है। 3 केंद्रकों का यह त्रिसंलयन, यह संलयन क्या कहलाता है, त्रिसंलयन कहलाता है। यानी कह रहा है कि जो क्या होता है, पराग नलिका होती है उसमें दो नर युग्मक बनते हैं। चलिए हम देख लेते हैं दो नर युग्मक। तो क्या देंगे, नर युग्मक एक, ठीक है ना, नर युग्मक फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया, नर युग्मक सेकेंड हो गया। ठीक, पराग नलिका में जाने के बाद दो नर युग्मक बनते हैं, ठीक है ना, एक नर युग्मक फर्स्ट और एक नर युग्मक सेकेंड। ये भी अगुणित रहता है, ये भी अगुणित रहता है। और बात क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है केंद्रकों में से एक मादा केंद्रक से संयोजन करता है तथा दूसरा नर केंद्रक भ्रूणकोश में स्थित द्वितीय केंद्रक से। यानी जब बात करेंगे तो एक अंडक कोशिका होगी, अंड कोशिका मादा की, एक अंड कोशिका जो यह भी क्या होगी, अगुणित होगी। और दूसरा इसमें जो होगा द्वितीयक ध्रुवी केंद्रिका होगा, द्वितीयक ध्रुवी केंद्रिका था, ये होता है द्विगुणित। ठीक, तो कह रहा है कि नर युग्मक का एक तो क्या करता है, इससे संलयन कर लेता है यानी निषेचन कर लेता है अपना, ठीक है ना, ये इसे कर लेता है। ये देखिए एक एन यहाँ एक एन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये 2n बना लेते हैं, इनका निषेचन हो जाता है। निषेचन होने के बाद क्या बनता है, युग्मनज बनता है इनका, ठीक है ना, इनका युग्मनज बनता है। ठीक, लेकिन जो नर युग्मक सेकेंड होता है वो मादा के द्वितीयक ध्रुवी केंद्रिका यानी जो द्विगुणित होता है इनसे संलयन करता है, यानी इनसे मिलन करता है। तो ये n है और ये क्या है, 2n, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, 3n बनाते हैं। यही कहलाता है त्रिसंलयन। जब नर भाग का नर युग्मक फर्स्ट सेकंड और द्वितीय ध्रुवी केंद्रिका का मादा युग्मक जो द्विगुणित होते हैं मिलते हैं तो त्रिगुणित संरचना का निर्माण होता है और यही कहलाता है त्रिसंलयन। यानी ये बनेगा भ्रूणपोष। यानी कहने का मतलब ये है कि देखिए ये तो युग्मनज बन गया, ये भ्रूण बन गया। अब इस भ्रूण को पोषण देने का काम कौन करेगा, भ्रूण पोष, यानी हमेशा ये पोषण देने का काम करेगा और ये अपना आप आगे बढ़ता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। करना कुछ नहीं है, नर युग्मक फर्स्ट और नर युग्मक सेकेंड थे। एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयन करेगा, वो भ्रूण बनाएगा। दूसरी बात जो द्वितीयक ध्रुवी केंद्रिका होती है, नर युग्मक सेकेंड होता है, उससे संलयन करेगा, वो भ्रूणपोष बनाएगा, वही पोषण देने का काम करेगा। यही सारी चीजें त्रिसंलयन कहलाती है, ठीक है ना। द्विनिषेचन भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। आप यही लिख देंगे तो काम बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में अंतर स्पष्ट कीजिए कि असंग जनता तथा अनिषेक फल किसे कहते हैं, अनिषेक फलन किसे कहते हैं। जैसा कि सामने आपके लिखा भी गया है, असंग जनता किसे कहते हैं। असंग जनता, देखिए एक बार क्वेश्चन यहाँ पे 18 और 21 दोनों में पूछा गया। ये ठीक लिखा है, कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में युग्मक संलयन या अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते हैं, इनकी अनुपस्थिति में ही नए युग्मक का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को ही असंग जनता कहते हैं। यानी क्या कह रहा है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ना तो अर्धसूत्री होती है ना तो समसूत्री होती है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कभी कभी पौधे में जीवन चक्र में युग्मक संलयन या अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। यानी हम कह देंगे ना तो युग्मक आपस में मिलते हैं और ना ही अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये प्रक्रिया नहीं होती है लेकिन फिर भी युग्मक बनते रहते हैं, फिर भी आगे प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है। वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, असंग जनता कहलाती है। ठीक, दूसरी बात देखिए क्या कह रहा है, अनिषेक फलन। एक लाइन या 2 लाइन में आंसर आपको देना है। कह रहा है कि अंडाशय से बिना निषेचन के फल के निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। इस क्रिया से बनने वाले फल को अनिषेक जनित फल कहते हैं। यानी कह रहा है
अनिषेक फल किसे कहते हैं कि जो बिना निषेचन के ही उत्पन्न होते हैं, बनते हैं, उन्हें ही अनिषेक जन फल कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि आवृत्त बीजों में नर युग्म कोद्भिद का संक्षिप्त विवरण दीजिए। आवृत्त बीजों में नर युग्म कोद्भिद का संक्षिप्त विवरण दीजिए। एक बार क्वेश्चन पर जरा निगाह डालिए। ठीक, क्या कह रहा है? 15, 16, 18, 19, 20, 22 पूछा है, 23 में नहीं पूछा है। इसका मतलब 24 में पूछ सकता है, इसीलिए बहुत जरूरी है इसमें निगाह बनाइए। क्या कह रहा है? देखिए, नर युग्म कोद्भिद के बारे में कह रहा है। तो नर युग्म कोद्भिद का विकास कह रहा है, कैसे विकास होता है? तो देखिए, पराग कोश के स्फुटन के समय मध्य स्तर व टेपिटम स्तर नष्ट हो जाते हैं। पहली बात, जो पराग कोश होता है उसमें पराग कण होते हैं, उसका स्फुटन होता है। स्फुटन होने के बाद उसमें से पराग कण जो होते हैं निकलना प्रारंभ होते हैं। ठीक, इस प्रकार पराग कोश भित्ति में केवल बाह्य त्वचा व अंतः त्वचा रह जाती है। जब फूटते हैं तो अंतः त्वचा और क्या खुला, बाह्य त्वचा रह जाती है। प्रायः पराग कोश का स्फुटन अनुदैर्ध्य दरारें के बनने से होता है। अब उसमें अनुदैर्ध्य दरारें होती है, उन्हीं के बनने से इनमें स्फुटन होता है, वरना स्फुटन होता ही नहीं है। जब स्फुटन नहीं होता तो कभी मिलन नहीं हो पाता। ठीक, कभी कभी अग्र दरारें अथवा छिद्रों से भी पराग कोश का स्फुटन होता है। कह रहा है कि कभी कभी जो आगे की दरारें होती हैं और उनके छिद्रों की वजह से भी क्या होता है, स्फुटन होता है और पराग कण बाहर निकलते हैं। आगे क्या कह रहा है? स्फुटन के फलस्वरूप पराग कण स्वतंत्र हो जाते हैं। पराग कोश से स्वतंत्र होने के पूर्व ही पराग कोश का अंकुरण हो जाता है। यानी कह रहा है कि जब ये मुक्त होते हैं तो भाई जाहिर सी बात है पराग कोश से निकलेंगे, और जब पराग कोश से स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होने से पहले लिखा कि स्वतंत्र होने से पूर्व ही पराग कणों का अंकुरण हो जाता है। उन पर अंकुरण की मात्रा धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे अपनी प्रक्रिया आगे बढ़ाना शुरू कर देती है। ठीक, आगे क्या कह रहा है? इस क्रिया को सर्वप्रथम पराग कण का केंद्रक परागण भित्ति की जाकर समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। यानी कह रहा है कि ये पराग कण आगे बढ़ता है और जाकर दो केंद्रकों के रूप में विभाजित हो जाता है। ठीक, इनमें बड़े केंद्रक को वर्धी केंद्रक कहते हैं या नली केंद्रक, तथा छोटे केंद्रक को जनन केंद्रक कहते हैं। बड़े केंद्रक को वर्धी और वर्धी या नली केंद्रक, छोटे केंद्रक को आप कहोगे जनन केंद्रक। प्रायः इस अवस्था में पराग कण पराग कोश को छोड़ देते हैं। ठीक है ना, पराग कण जो होते हैं पराग कोश को छोड़ देते हैं और निकल चलते हैं अपनी मुकाम के लिए जिसकी उन्हें तलाश थी। ठीक, अब पराग कण का विकास मादा पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर होता है। पराग कणों की क्रिया द्वारा पराग कण स्त्री केसर वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, जहां इनका अंकुरण होता है। अंकुरण की प्रक्रिया तभी शुरू हो गई थी, लेकिन जैसे ही पराग कण चलते हैं कहाँ पे, पराग कोश से मुक्त होते हैं। आपको पता ही होगा कि पराग कण क्यों मुक्त होते हैं। तो पराग कण मुक्त होते हैं वर्तिकाग्र पर जाने के लिए, क्योंकि वर्तिकाग्र पर जाएंगे नहीं तो इनका जनन आगे नहीं बढ़ेगा। अब वर्तिकाग्र पर जाने के लिए या तो कारकों की आवश्यकता होगी या तो अपने ही आप चले जाएंगे। तो दो चीजें होती हैं। ठीक है ना, अगर कारक की जरूरत होगी तो कारक हो सकता है भौरा। ठीक है ना, भौरे की वजह से फूल खिलता, फिल्मों में सुने होंगे, भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गए राजकुमार। यानी कहने का मतलब यह है कि भौरा क्या करता है, फूल खिलाने का काम करता है, पराग कणों को लेके वर्तिकाग्र पर लेके जाता है और वहां से वर्तिकाग्र से होते हुए मादा के अंडाशय में पहुंच के वहां पर लोग अपना जनन करते हैं। ठीक, तो हो गया ये सारी प्रक्रियाएं। चलिए आगे। पराग कण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23 में नहीं पूछा, यानी 24 में पूछेगा ये। ठीक है ना, अब क्या है कि परागण किसे कहते हैं। तो परागण वही होता है कि पराग कणों को, ठीक है ना, कहाँ पर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं।
इतना आसान भाषा सुन लीजिए। परागण यानी पराग कोश से पराग कणों को निकलना और वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। ठीक, देखिए इसमें क्या लिखा है? पराग कण पौधों की सूक्ष्म जनन इकाई है। ठीक है, जो अपनी प्रजाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर निषेचन का कार्य संपन्न करते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप फलों का निर्माण होता है और इनके बीजों द्वारा नवीन संततियों का निर्माण होता है। यानी वही बात कह रहा है, पराग कोश से निकलते हैं और निकलने के बाद कहाँ पहुंच जाते हैं? वर्तिकाग्र पर। आप एग्जाम में इतना ही लिखेंगे, काम बन जाएगा आपका। और अपनी निकल के क्या करते हैं? अपनी संततियों का निर्माण करते हैं। परागण के प्रकार कितने होते हैं? तो देखिए 2 प्रकार का होता है। एक स्वपरागण। स्वपरागण जो खुद ही स्वयं होता है, जब एक पुष्प का नर और मादा केवल अपने में ही क्या करते हैं? मिलते जुलते रहते हैं, अपना संतति को आगे बढ़ाते रहते हैं, वही क्या कहलाता है? स्वपरागण। और परपरागण, जब किसी पादप का पुष्प का परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प के परागकण वर्तिकाग्र से जाके मिलता है और उनका जनन होता है, तब ये कहलाता है परपरागण। देखिए क्या कह रहा है, पहले आइए स्वपरागण। इस परागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है स्वपरागण। आगे क्या कह रहा है कि इस क्रिया में एक पुष्प के परागकण उसी जात के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। यहाँ पर दोनों पुष्पों 2 अलग अलग पौधे पर स्थित होते हैं। यानी वही बातें घूम के आई। स्वपरागण वही, जब किसी एक पादप पर पुष्प आपस में ही जनन करे, यानी एक को पादप है और उसका परागकण उसी पादप के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो ये हो गया स्वपरागण। लेकिन परपरागण क्या होता है? किसी एक पादप के पुष्प का परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है परपरागण। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, वही बातें लिखी गई हैं जो लिखी होनी चाहिए। ठीक, आप यही लिखिएगा और यही तैयार कीजिएगा। ठीक, आगे देखे क्या कह रहा है। दोहरा निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर वही बातें जो बताया हूं, त्रिसंलयन में वही दोहरा निषेचन हुआ था। चलिए पहले पढ़ के बता दें। द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन, पराग नलिका में उपस्थित दोनों नर केंद्रक ही नर युग्मक की तरफ कार्य करते हैं और भ्रूणपोष में पहुंचने के बाद इनमें एक नर युग्मक वास्तविक मादा युग्मक अर्थात अंड कोशिका के अंदर प्रवेश करके उसके केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है। यह क्रिया वास्तविक युग्मक संलयन कहलाती है। इस प्रकार की क्रिया को निषेचन कहते हैं। दूसरा नर युग्मक 2 ध्रुवीय केंद्र को द्वारा बने द्वितीय केंद्र की ओर पहुंचकर उसे निषेचित करता है। यह क्रिया त्रिसंलयन कहलाती है। देखिए ये त्रिसंलयन बात यहाँ पर भी आया है। इस समय भ्रूण कोश के अंदर द्विनिषेचित अंड कोशिका तथा त्रिसंयोजित केंद्रक के अतिरिक्त सभी केंद्रक अथवा कोशिकाएं धीरे धीरे लुप्त हो जाती हैं। यहाँ एक ही भ्रूण कोश में 2 संलयन होते हैं, अतः यह क्रिया द्विनिषेचन कहलाती है। देखिए शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप ऐसे लिखिएगा एग्जाम में कि जब पराग नलिका में दोनों नर युग्मक मुक्त होते हैं, ठीक है, तो एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयन करके भ्रूण का निर्माण करता है, जबकि दूसरा नर युग्मक मादा के द्वितीय ध्रुवीय केंद्रिका से जो द्विगुणित अवस्था में होता है उससे संलयन करता है और भ्रूण कोश का निर्माण करता है। ठीक, ये दोनों चीजों को मिला दे तो वही कहलाएगी द्विनिषेचन, क्योंकि 2 निषेचन हो रहा था, एक निषेचन उधर और एक निषेचन इधर, यही कहलाता है द्विनिषेचन। ठीक, आगे देखिए। पुरुष जनन तंत्र का नामांकित आरेख बनाइए। देखिए आपको यहाँ पर भी आरेख बनाना पड़ेगा। कह रहा है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 19, 20, 23 में पूछा गया है। ठीक, देखिए यहाँ पर खुद बनाया है, ठीक है ना। ये क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यानी मूत्राशय वाला भाग हो गया। और ये क्या हो गया, प्यूबिक बोन्स यूरिनरी डक्ट, यानी ये पेशाब की जो होती है ये नलिका हो गई। ठीक, और बाकी ये सारी चीजें दो क्या होता है, ये पेनिस ही होता है, आपको पता ही है। इसका काम क्या होता है, मैथुन में सहायक होता है। ठीक, बाकी सारा सिस्टम देखिए तो ये वृषण बोला जाता है इसे।
ठीक, वृषण, और वृषण में देखिए एपिडिडमिस पाया गया जो अधिवृषण है। अधिवृषण का काम सुरक्षा करना और शुक्राणुओं को जगह देना होता है। वृषण में ही बात क्या होता है, शुक्राणुओं का ही निर्माण होता है, जो आगे चल के अभी क्या कीजिएगा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल यहाँ पर आपको क्या करना है, नामांकित चित्र बनाना है। इस चित्र को जरा ध्यान से देखिए और बनाने का प्रयास करिए। ठीक, ये जो पेनिस होता है इसमें ये अलग अलग चीजें पाई जाती है। यूरेथ्रा होता है, फिर ये ग्लांस होता है, ये प्रीप्यूज होता है। ठीक, ये सारी चीजें होती हैं। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार प्रयास कर लीजिएगा। ठीक है, बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हाँ, ये भी जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शुक्राणु का चित्र बना के नाम लिख दीजिए, काम बन जाएगा आपका। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 19-22-23 में पूछा गया है। यानी देखिए जो शुक्राणु आप कह देते हो कि कुछ ऐसा ही रहता है। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है जो नुकीला होता है, नुकीला यानी जो गति प्रदान करके आगे बढ़ाने में मदद करता है, उसे क्या कहते हैं, एरोसोम कहते हैं। ठीक, न्यूक्लियस वाला भाग यही हो गया, सारा चीज यहीं पर समाहित होता है शुक्राणु का। इसे नेक बोला जाता है, गर्दन बोला जाता है, गर्दन के जस्ट थोड़ी सी नीचे को वेसल बॉडी बोला जाता है। और बाकी ये सारी चीजें जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया होती है, बीच वाले पार्ट को बोला जाता है मिडिल पीसेस। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया ही पाई जाती है। ठीक, और बाकी यहाँ से यहाँ तक जो होती है पूंछ होती है। ठीक है ना, एक्सोनिम एंडोपीस होती है। आप इसको क्या करिएगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे, मानव के स्त्री जन्म तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, यानी 19 और 22। ठीक, पूछा गया है क्या बनाना, मानव का चित्र बनाना है। इसमें मानव में मादा का चित्र बनाना है। तो देखिए ये वाली जो होती है क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है। हिंदी में भी लिख सकते हैं फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है। यहीं पर अंडाणु निषेचित होता है आके। बाकी ये गर्भाशय यूटेरस देखिए यहाँ पर लिखा है, इसे हिंदी में बोलते हैं गर्भाशय। ठीक, और इसे गर्भाशय की दीवार कहोगे इसे आप। ठीक, क्या कहोगे, गर्भाशय की दीवार। इसे वजाइना कहोगे, यानी कहा जाता है योनि। ठीक है ना, योनि बोला जाता है इसे, यानी जहां पर क्या होता है सेक्स का आनंद लिया जाता है, यानी हम सेक्सुअल रिलेशनशिप में भाग लेते हैं। जो या कह सकते हैं जो पुरुष के पेनिस को रिसीव करने का काम और शुक्राणु को रिसीव करने का काम करता है। ये सारी होगा, यहाँ से इसे भी बनाने का प्रयास कीजिएगा आप। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आतर्व चक्र क्या है, आतर्व चक्र मेंस्ट्रुएशन साइकिल का कौन सा हार्मोन नियमन करता है। एनसीईआरटी का 2019-20-22 पूछा गया है। कह रहा है कि मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन में होता है। यानी महिलाओं में पीरियड्स का जो चक्र होता है कब से कब तक होता है, तो सबको पता है नो डाउट कि पीरियड्स का निर्माण होता है लगभग बनता तो है लगभग 28 दिन तक आता जाता रहता है। साइक्लिंग चक्र हम कह देंगे 28 दिन तक चलता है। तो वही बात है, 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे आतर्व चक्र कहते हैं। प्रत्येक स्त्री में यह 12 से 13 वर्ष की आयु में ही प्रारंभ हो जाता है तथा 45 से 55 वर्ष की आयु में। यानी एक महिला के अंदर पीरियड्स का निर्माण कब होते हैं, तो एक महिला के अंदर पीरियड्स का निर्माण लगभग 12 से 13 वर्ष की आयु में शुरू होते हैं। वह महिला 12 से 13 वर्ष की अवस्था में ये जन्म में भाग ले सकती है, जबकि 45 से 55 के बीच में उसके अंदर अंडाणु का निर्माण होता रहेगा। ठीक, 45 से 55 के बाद वह महिला जन्म में भाग नहीं ले सकती है, क्योंकि अंडाणु बनना बंद हो जाएगा। यह चक्र अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है तथा इसके प्रारंभ के होने के साथ ही मादा गर्भधारण में सक्षम हो जाती है। आतर्व चक्र का नियमन निम्न 2 हार्मोनों की वजह से होता है। एक हार्मोन एलएच जिसे कहा जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एक एफएस यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। इन्हीं दोनों हार्मोनों की वजह से जो होता है मादा में पीरियड्स का निर्माण वगैरह होता है। ठीक, तो आप यहाँ तक तैयार करिए इस क्वेश्चन को। बाकी अभी 1 या 2 घंटे के बाद ही हम बाकी सारे प्रश्नों को लेके आएंगे और आपको बताएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, कहीं दूर मत जाइएगा। जो बता रहा हूँ आप वही जाके एग्जाम में लिख देंगे, आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। मिलते हैं जस्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़िए इतना।